मित्रों नमस्ते। आपका फिर एक बार स्वागत है इंडी विचार में। और मुझे आज हमारे जो गेस्ट है बड़े खास है, श्री राहुल रोशन का स्वागत है इंडी विचार पे। राहुल जी नमस्ते। हमको नमस्ते नमस्ते। हमें टाइम देने के लिए। और राहुल रोशन जी का इंट्रोडक्शन की वैसे सचमुच कोई जरूरत नहीं है, फिर भी उनके बारे में मैं बताना चाहूंगा आधे मिनट में कि राहुल जी फेकिंग न्यूज और ऑप इंडिया .com के फाउंडर है और अभी तो बेस्ट सेलिंग ऑथर भी है। उन्होंने अभी हाल ही में किताब लिखी है जिसका नाम है द संगी हु नेवर वेंट टू द शाखा। तो उनकी किताब बहुत जबरदस्त चर्चे में है और किताब ने ऑलरेडी नैरेटिव सेट कर दिया है। तो उनसे आग्रह यही रहेगा कि वो एक आध किताब और लिख दे तो मतलब सब ठीक हो जाएगा। कोशिश रहेगी, आप लोगों का साथ, आशीर्वाद और शुभकामनाएं रही तो हो सकता है लिखूं ही। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। राहुल जी वैसे मतलब किताब सचमुच बहुत बहुत मजा आया। और मतलब जिसको क्या कहते हैं ना कि जिसमें मिट्टी की खुशबू है, मतलब ऐसा जो स्ट्रीट स्मार्ट आदमी की जो जब वो जो कुछ सीखता है ना ट्रेन से या ऑफिस में जाके या रोड पे या लोगों में बैठ के, उसकी खुशबू है उसमें। हाँ, कोशिश वही थी कि कोई इंटेलेक्चुअल प्रिटेंस ना हो, हाँ कोई जबरदस्ती के भारी भरकम हाँ शब्द या हाँ कॉम्प्लेक्स आइडियाज को और करेक्ट कॉम्प्लेक्स करके आप बताएं, करेक्ट वैसे करेक्ट। ही उन सब चीजों से मैं बचना चाहता था कि और नहीं अच्छा, नहीं काफी वो अच्छा लगा मतलब क्योंकि वो आपने वो पूरा बताया, आपका क्योंकि आपका यही मैं जो चाहता अनुभव था। उसमें उतरा है। हाँ। जी। चलिए तो फिर एक बार धन्यवाद और स्वागत है इंडी विचार पे। और कि प्रश्नों का सिलसिला शुरू करते हैं। तो जैसा कि ये 31 मई को मोदी सरकार के दूसरे पारी के 2 साल पूरे हो गए और एक जी। तरीके से तो कंटिन्यूएंसी है वो। 2014 से 7 साल पूरे हो गए। तो as a right winger and someone who is a kind of a stakeholder in the government, stakeholder not because कि हम्म। आप कोई मिनिस्टर बन गए या एमएलए बन गए उस तरह नहीं, से नहीं। सारे सिटीजन स्टेक होल्डर हैं। करेक्ट हाँ, करेक्ट। तो उस हिसाब से बिल्कुल। तो हाँ। उस हिसाब से आप इसको कैसे देखते हैं? मतलब अब इसको मैं चाहता हूं कि आप इसको अगर 2 हिस्से में बांटे इस सवाल को, इस जवाब को, कि आप इसको 2 साल कैसे देखते हैं और 5+2 को कैसा देखते जी। अगर मतलब पिछला जो 2 साल रहा है उसमें तो काफी कुछ घटा है। काफी तेजी से चीजें मतलब प्रोग्रेस हुई हैं, बदली हैं, और देखते देखते चीजें पलट भी गई हैं। खासकर अभी जब हम बात कर रहे हैं तो जो कोविड का जो दूसरा वेव था, किसी ने सोचा नहीं था, ऐसा इमेजिन नहीं किया था कि अचानक इस तरीके से बढ़ जाएगा। जनवरी फरवरी में सब लोगों को लग रहा था कि जो बुरा दौर था 2020 को लेकर, कई तरह के मतलब जोक्स भी जो कहें कि डार्क जोक्स थे कि हम क्या क्या हैं? लोगों ने सोचा था और क्या हो गया, 2020 ऐसा हो गया। तो लोगों हम्म को लगा था कि चलो निकला, जनवरी जैसे ही आया और खासकर फरवरी तक आते आते तो सब लोगों को लगा कि ठीक हो गया। अब चीजें हाँ ठीक हो गई हैं। और वो अचानक ऐसा पलटा। मार्च में चलो लगा कि एक दो राज्यों की प्रॉब्लम है, और हम्म अप्रैल आते आते तो पूरा देश ऐसा लग रहा था कि पता नहीं क्या हो जाएगा। मिड अप्रैल तक इतना आगे बढ़ गया कि अलग अलग जगहों पे लॉकडाउन लगाना पड़ा। और अभी जब हम बात कर रहे हैं कि जून का जो पहला हफ्ता है, तो उसमें चीजें अब फिर वापस थोड़ी नॉर्मलाइज पटरी हो पे रही आ है। रही है। हाँ, लेकिन अभी भी जो पहला वेव था उसमें जो आपका हाईएस्ट था एक तरीके से, कि दिन में 1 लाख भी नहीं गया था पहले वेव में, और अब जो है कि 1 लाख तक आ जाए तो हमें लगता है कम हो गया है। तो हाँ ये हालत, हाँ ये हालत हुई है। तो वैसे में ऑलमोस्ट देखा जाए तो दूसरा मतलब जो ये पिछला 2 साल है, वो इस तरह के अजीब से उतार चढ़ाव के कारण अभी इसको आंकना तो बहुत ही जल्दबाजी होगी, क्योंकि किसी को पता ही नहीं है क्या होने वाला है। खासकर ये जो महामारी आ गई है। लेकिन फिर भी मई 2019 से देखें अगर, मतलब पहले पहले हम पिछले 2 साल की ही बात कर लें, यानी सेकेंड टर्म की, तो शुरुआत जो हुई थी मोदी गवर्नमेंट की, उसमें
मुझे यूं लग रहा था कि जो जो चीजें फर्स्ट टर्म में एक तरीके से जो जो ऑपोजिशन इनको झेलना पड़ा था पॉलिटिक्स को लेके या नैरेटिव को लेके, वही सारी चीजें और बड़े लेवल पे और तेजी से हो रही थी दूसरे टर्म में। कि आपको देखा है कि मतलब महीना 2 महीना भी नहीं हुआ था और वही सारी चीजें वापस से शुरू हो गई थी कि जबरदस्ती मार के जय श्री राम बुलवाया और वगैरह, जिसमें बहुत सारे अधिकतर केसेस झूठे निकले, जो कि पहले वही लिंचिस्तान और उस तरह का नैरेटिव था। और इस बार जो था सेकेंड टर्म में, कि इनको एक तरीके से इंटरनेशनल मीडिया का बहुत बड़ा समर्थन मिला, जो कि हमने सीएए वगैरह में देखा कि जो सताए हुए लोगों को रेफ्यूजी देने का, और जो ऑलरेडी इंडिया में जो थे इंडिया में उनको सिटीजनशिप देने की बात थी, उसको लेके इतना बड़ा बवाल किया इन्होंने। तो ये साफ दिख रहा था कि जो कुछ पिछले 5 साल में, यानी मोदी गवर्नमेंट के फर्स्ट टर्म में जिस तरह के नैरेटिव इनके खिलाफ थे कि माइनॉरिटीज सेफ नहीं है या ये फासिस्ट सरकार है, उसको 10 गुना 20 गुना बढ़ा के और साथ में विदेशी मीडिया का तड़का लगा के ये पता चल गया था कि सेकंड टर्म में ये होना है, जो सीए में हुआ और फिर आपको फार्मर प्रोटेस्ट में हमने देखा। तो वही है कि जो शुरुआत जो थी दूसरे टर्म की मोदी सरकार की, उसमें से दोनों ही तरफ से ऐसा लग रहा था कि दोनों ही पार्टियां जल्दबाजी में है। कि अगर आप देखें कि मोदी गवर्नमेंट को भी देखें तो शुरू में काफी तेजी से बढ़े, अच्छा 370 हटा दिया, सीए आ गया। हाँ हाँ, ट्रिपल तलाक वगैरह का था, वो तो खैर पहले का था। अब उन्होंने मतलब 370 एक बहुत बड़ा कदम था, किसी ने सोचा नहीं था कि ऐसा हो सकता है, और झटके भर में हटा दिया। उसके बाद बिना कोई क्या कहेंगे ये सोचे हुए प्रधानमंत्री ने खुद जाके अयोध्या में भूमि पूजन में हिस्सा भूमि लिया। पूजन कर लिया। तो हाँ, तो ये दो चीजों को देख के ऐसा लग रहा था कि ये सेकेंड टर्म में ये जो सरकार है वो अपने पॉलिटिकल, जो कि आपको 370 की तरफ है, और जो एक आइडियोलॉजिकल, जो ये दोनों विचारधारा पे अपनी फ्रंट फुट पे खेलेगी। लेकिन उसके बाद सीए में थोड़ा पीछे दिखे, थोड़ा सा खासकर दिल्ली दंगों की जो हम बात करें तो उसमें वहां से जाके थोड़ा सेटबैक शुरू होता है, और वहीं से इंटरनेशनल प्रोपेगेंडा भी आपका शुरू होता है, और फिर कोरोना आ गया। तो मैं यूं कहूंगा कि उस वजह से थोड़ा मिक्स्ड बैग लग रहा है। शुरुआत में तो ऐसा लग रहा था कि विपक्षी और सरकार दोनों ही फ्रंट फुट पे खेलने वाले हैं, और उसमें तो खैर जब दोनों ही फ्रंट फुट पे खेलेंगे तो कंट्रोवर्सीज तो होनी ही होनी थी, और खूब सारी मतलब कंट्रोवर्सीज गर्मी तो बहुत ऐसे भी पैदा होती। होगी। जी, तो दूसरा जो टर्म अभी तक रहा है वो तो यही मतलब थोड़ा वो साइन ग्राफ जो होता है उस तरीके का हो गया है कि ऊपर गया नीचे आया, और इसमें कोरोना का बहुत बड़ा हाथ है। जो पहला टर्म पहला 5 साल का है, क्योंकि एक तरीके से हम 7 साल की बात कर रहे हैं, हाँ, 7 तो साल की खैर बात पहले, हाँ पहले 5 साल के लिए पे तो काफी बातें हो चुकी एक तरीके से। उस पे वर्डिक्ट भी आ गया लोगों का कि 2019 में आप और भी सीटों से और भी वोट शेयर से आप आगे आए हैं। तो उस पे अभी कोई भी बात रहेगी तो एकेडमिक ही रहेगी, पॉलिटिकली तो ऑब्वियसली हाँ लोगों ने थम्स अप इररिलेवेंट दे हो ही चुका है दिया। ऐसा। लेकिन हाँ, मोर और लेस यूं कहें कि पहला जो टर्म था उसमें जो एक लॉन्ग टर्म खेलने के लिए बहुत सारे फाउंडेशन रखे गए, चाहे वो आपके जीएसटी की बात हो या डिमोनेटाइजेशन की बात हो, सही गलत वो अलग हो सकते हैं, और दोनों तरफ से लोगों के आते हैं। पर अधिकतर जो चीजें थी वो सब के सब रिफॉर्म्स किस्म थी, जो कि एक तरीके से आप स्ट्रक्चरल चेंज कर रहे थे, या फिर यूं कहें कि सिस्टेमिक चेंज कर रहे थे। स्ट्रक्चरल चेंज तो मैं इतना नहीं कहूंगा सिवाय एक दो चीजों को छोड़ के, पर सिस्टेमिक चेंजेस बहुत लाए हैं, लेबर लॉज वगैरह में भी इन्होंने रिफॉर्म्स लाए हैं। पर ये सारा के सारा सारी की सारी चीजें ऐसी हैं जिनका फल जो है वो जाकर दूर में मिलेगा। तो ऐसा लग रहा था कि सेकेंड टर्म में अब वो ऐसी चीजें करेंगे जिनका फल तुरंत मिलेगा। ये ना कि 370 किया आपने, सीधे यूनियन टेरिटरी वगैरह कर दिया। तो अब लेकिन उस पर ये कोरोना और इन सब का ब्रेक लग गया है, तो अभी हम थोड़ा अर्ली होगा कि ये सेकेंड टर्म पे हम क्या बोले। लेकिन ये तो है कि कोरोना की वजह से एक बहुत बड़ा चैलेंज है, और उसमें अगर इनका कुछ जो पॉलिटिकल और आइडियोलॉजिकल चीजों को लेके आगे बढ़ने का कोई प्लान होगा भी, जो कि मुझे लगता है था, तो उस पे अभी तो एक ब्रेक लग गया है, इसमें तो दो राय नहीं है।
करेक्ट। मैं मतलब जैसे आपने ये बोला कि सेकंड टर्म की शुरुआत बड़ी जबरदस्त हुई। सेकंड टर्म की शुरुआत बड़ी जबरदस्त हुई। 370 हट गया, एंटी सीए आ गया, फिर अभी फार्मिंग लेजिस्लेशन भी आ गए। पर ये मुझे ये लगता है कि ये जो हेडलाइन जो आइटम है, इस पे तो सरकार ने बहुत अच्छा काम किया है, पर कहीं ना कहीं इम्प्लीमेंटेशन में कमी रह गई है, ऐसा लग रहा है। मतलब ये तीनों चीजों पे? हाँ, मतलब कि सिर्फ इन्हीं तीनों चीजों? हाँ, मैं 370 सीएए एंड इवन आप फार्मर लेजिस्लेशन भी लीजिए। हाँ, कि अनाउंस तो हो गया, बट समहाउ लास्ट माइल अभी पहुंचे नहीं हम, मतलब। हाँ, वो एक वैलिड क्रिटिसिज्म कह सकते हैं। उसमें फार्म बिल्स को तो नहीं ला सकते, क्योंकि टू बी फेयर टू द गवर्नमेंट, एक तो इनको मौका ही नहीं मिला, फिर कोविड वगैरह आ गया, और दूसरा कि ऐसा कोई भी पार्टी, पॉलिटिकल पार्टी की मैं नहीं बात कर रहा, फार्म बिल से जुड़े हुए ऐसा कोई भी पक्ष नहीं है जिसने इस पे यू टर्न न लिया हो। तो अगर ऐसे में गवर्नमेंट पे आप कितना भी ब्लेम करें, मतलब किसने सोचा था? हर कोई बंदा जो आज इसको अपोज कर रहा है, वो चाहे कांग्रेस पॉलिटिकल पार्टी हो, या फिर कोई किसानों का यूनियन हो, या फिर कोई आपके इंग्लैंड में बैठे इकोनॉमिस्ट हो, या फिर आपके इंडिया में बैठ के ज्ञान देने वाले कॉलमनिस्ट हो, सबके सबने किसी न किसी रूप में, किसी न किसी वक्त इन्हीं सुधारों की, इन्हीं कृषि सुधारों की बात की थी, और सबके सब पलट गए। तो ऐसे में सरकार, क्योंकि फार्म बिल्स जब आया उसके बाद ये सब जो नौटंकी शुरू हुई, तो बहुत लोगों ने कहा था कि सरकार को अपना मैसेजिंग और बेटर रखना चाहिए था, पहले से समझाना चाहिए था। लेकिन क्या, किसको समझाएं आप? सब तो समझे ही दिख रहे थे। आप तो फार्म बिल वही लाए जो सब मांग रहे थे, उसके बाद भी सब पलट गए। तो इसमें इसमें क्या आप कहें, इसमें क्या मैसेजिंग ठीक है? इन हाइंडसाइट इज ऑलवेज 20/20, और मैं तो खुद भी मानता हूँ कि बहुत सारे मुद्दों पे सरकार और बेहतर कम्युनिकेट कर सकती थी, वो अलग बात है। लेकिन फार्म बिल्स ऐसे में आप क्या कम्युनिकेट करेंगे? आपका अपना साथी शिरोमणि अकाली दल पलट जाता है, तो फिर ये तो हाँ। और उसके बाद और जब अकाली दल के पलटते ही फिर इसमें सेक्टेरियन बातें आ जाती हैं, क्योंकि तब आप पंजाब वर्सेस रेस्ट ऑफ इंडिया, या यूं कहें कि कुछ हद तक हिंदू वर्सेस सिख भी आप कर देते हैं। हाँ, वो वेरी बैड नैरेटिव दैट वाज। हाँ, राइट। तो उसमें इसको इम्प्लीमेंट करना, और फिर कोविड वगैरह आ गया, तो फिर उसमें तो मुश्किलात हैं ही। हालांकि तब भी इम्प्लीमेंट हुआ है। पंजाब के ही फार्मर्स को डायरेक्ट वो गए हैं कि आप बेचें, मतलब आपका जो प्रोड्यूस है उनको सीधा गवर्नमेंट की तरफ से पैसा गया है। तो जो मिडिल मैन थे, वो एक तरीके से उन्होंने देखा कि ये इनको हटा के भी काम हो सकता है, और ये सब हुआ है आपको प्रोटेस्ट, और ये सब 26 जनवरी के हंगामे के बाद हुआ है। तो सॉरी, कब हुआ था ये जो लाल किले पे 26 जनवरी, ये 26 जनवरी हंगामा 26 जनवरी को ही हुआ था। हाँ हाँ हाँ, तो उसके बाद ही हुआ है ये। हाँ, तो इम्प्लीमेंटेशन उस तरीके से है, जो सीए और धारा 370 की बात है, तो 370 का भी इम्प्लीमेंटेशन एक तरीके से सही ही रहा है। ऐसा तो है नहीं कि वापस उनको स्टेटहुड दे दिया गया है, वो यूनियन टेरिटरी ही है, और वहां पे खासकर लद्दाख वगैरह में चीजें बदल रही हैं। सीए को लेकर बिल्कुल हम कह सकते हैं कि वहां पे क्रिटिसिज्म किया जा सकता है कि वो जो लास्ट माइल वाले जो आप बात कर रहे हैं, वहां चीजें थोड़ी कचोटती हैं कि और बेहतर किया जा सकता है। वो शायद एक तो कोविड, और एक तरीके से इतना बड़ा जो इन्होंने हंगामा कर दिया, तो उन्हें लगा कि कौन कौन से फ्रंट पे आप किस किस से लड़ोगे। हाँ, मतलब एक तरफ चाइना से है, एक तरफ है ना, पाकिस्तान तो हर वक्त लगा ही रहता है, फिर यहाँ फार्मर्स को लेके खालिस्तान वाला फ्रंट खोल दिया गया है। तो आई थिंक थोड़ा गवर्नमेंट, उन्होंने एक दो स्टेप्स पीछे ले लिए हैं इम्प्लीमेंटेशन तक का, कि जहां तक की बात है कि उसको जबरदस्ती एनआरसी वगैरह से क्लब कर दिया गया। तो लेकिन अभी हाल फिलहाल में देख, अभी पिछले हफ्ते की ही बात है आई थिंक, कि धीरे धीरे वो स्टेप की तरफ आप बढ़ रहे हैं। गवर्नमेंट ने साफ कहा कि आप सिटीजनशिप के लिए अप्लाई कीजिए, जिसका वापस विरोध हुआ है
वो मुस्लिम लीग जो है सुप्रीम कोर्ट वगैरह गई है, लेकिन उन सब चीजों से मुझे लगता नहीं है कुछ होगा। तो अब हमें इम्प्लीमेंटेशन की तरफ बढ़ रहे हैं। मुझे लगता है कि ये कोविड के चक्कर में, जैसे मैंने पहले कहा, ब्रेक ऐसे ऐसे जगहों पे लग गया है जो शायद आमतौर पे लगता नहीं। वो तो आपने सही कहा कि कोविड की वजह से जो नुकसान हुआ है वो बहुत, मतलब एक तो गवर्नमेंट के एक्शंस में ब्रेक लग गया, बाकी जो नुकसान हुआ है, जान माल की हानि हुई, वो तो खैर है। बिल्कुल। मुझे एक मतलब कि सवाल ऐसा है कि क्या मतलब बीजेपी गवर्नमेंट ने विक्ट्री बहुत जल्दी डिक्लेयर कर दी क्या? पिछले साल जो हुआ, मैं ये मानता हूं कि सिर्फ गवर्नमेंट को ब्लेम नहीं करना चाहिए, हम सबको भी करना चाहिए। मैं मतलब काफी लोगों जैसा हम भी, मतलब काफी लोग मानने लगे थे कि या तो कोई खास हम में इम्यूनिटी है, या हमने वो बीसीजी के डोसेज लिए इसलिए, तो क्या पर हमने विक्ट्री जल्दी डिक्लेयर कर दी क्या ये? और इसमें हाँ मतलब सही है। हाँ, इसमें जब हम कहते हैं तो हमको लेके अगर भारतीय समाज जिसमें सब इन्वॉल्व हैं, गवर्नमेंट है हो गया, आपके आम लोग हो गए, या आपकी मीडिया इंटेलिजेंस या जो भी हो गए, उसने डेफिनेटली कर दिया। क्योंकि अगर सही में किसी भी कोने में किसी को भी कोई भी इन्फ्लुएंशियल जो है उसको ऐसा लगता कि अभी खतरा टला नहीं है, तो इस पे बकायदा काम होता है। अब ये राहुल गांधी जैसा कोई नहीं कह सकता कि मैंने तो ये कहा था, लेकिन आपने कहा था और किया क्या? आप तो खुद ही जाकर हाँ, आप पॉलिटिकल रैलीज कर रहे थे, समुद्र में कूद रहे थे और पुशअप कर रहे थे और क्या क्या। वो ऐसा कोई करता है जिसको ये एहसास हो कि लाखों लोग रोज मरेंगे? उसके बाद आप फार्मर प्रोटेस्ट को वो सह दे रहे थे। तो फिर तो ये बचकानी बातें, राहुल गांधी टाइप की बातें तो जाने दीजिए। हो सकता, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, कुछ एक लोग होंगे जिन्होंने डेफिनेटली कहा होगा कि अभी खतरा टला नहीं है, लेकिन किसी ने शायद उनको सीरियसली नहीं लिया, ना हमने लिया, मतलब आम लोगों ने लिया। जैसे मैंने कहा, हम लोग तो आई थिंक, हम लोग यानी आम लोग एक तरीके से उकता गए थे। हाँ, अक्टूबर नवंबर आते आते उधर घूमना फिरना हम सबने शुरू कर दिया था, और फरवरी में सबको ऐसा लगा कि खत्म हो गया। ये जो, हाँ मतलब बाकायदा जब 35,000 करोड़ बजट के दौरान, ये इस साल के यूनियन बजट में जो निर्मला सीतारमन ने जब कहा था कि ये वैक्सीन के लिए हम इतना पैसा लगाएंगे, तो ये प्रशांत भूषण टाइप के लोग जो आज बहुत ज्ञान दे रहे हैं, इन्होंने मजाक उड़ाया था। कोरोना तो चला गया, ये 35,000 करोड़ इसमें क्यों लगा रहे हो, कहीं और लगाओ। और आज वही लोग कह रहे हैं कि वैक्सीन क्यों नहीं है। जब 35,000 करोड़ का अनाउंस हुआ था, तब तो ये कह रहे थे कि ये पैसा आप बर्बाद कर रहे हो। तो कहने का मतलब फरवरी में तो ऐसी ऐसी बातें चल रही थी। तो हम सब ने, ये तो सच है कि एक तरीके से विक्ट्री अर्ली डिक्लेयर कर दी थी, और उसमें गवर्नमेंट को भी ब्लेम लेना होगा कि शायद किसी ने कुछ समझ में नहीं आया। ये अभी भी शोध का ही विषय है कि अचानक ऐसा क्या हुआ, सिर्फ म्यूटेंट के कारण हुआ। क्योंकि लॉकडाउन में रेस्ट्रिक्शंस तो कई महीने हो गए थे उसको खत्म हुए हुए। आपके रेस्टोरेंट, ऑफिसेज धीरे धीरे खुलने लगे थे वो लोग, और जिंदगी ऐसा लग रहा था कि आम होने के कगार पे है, और अचानक ये बढ़ गया। तो इसमें है तो अभी जैसे इन हाइंडसाइट 20/20 किसी को भी हम ब्लेम कर सकते हैं, लेकिन जो सरकारों से हुई हैं, सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट की बात नहीं है। महाराष्ट्र में जो आपको एक्स्ट्रा कैपेसिटी बनाई गई थी फर्स्ट वेव में, आई थिंक 15 या 25% जो वर्कफोर्स उस वक्त लिए गए थे मेडिकल केयर के लिए, उनको इन्होंने जनवरी या कहीं फायर कर दिया था कि अब तो गया। तो और उसके बाद अचानक आपको कमी हो गई। तो इस तरह के बचकाने डिसीजन हर कईयों ने लिए हैं। तो अभी विक्ट्री डिक्लेयर की गई है, वो सारा के सारा मथे आप सेंट्रल गवर्नमेंट पे नहीं फोड़ सकते। हर स्टेट गवर्नमेंट ने तरीके का डिसीजन लिया है, जो शायद उस वक्त किसी को भी लगता कि हाँ, अरे अब तो गया कोरोना, चलो ठीक है, अभी क्यों एक्स्ट्रा पैसे लगाए जाएं, लोगों को दिए जाएं। और वो अचानक अप्रैल आते आते बिल्कुल बाजी पलट गई। तो और उसमें
जाहिर सी बात है सेंट्रल गवर्नमेंट पे भी ब्लेम जाता है कि हालांकि आगाह करते रहे ये लोग, कई सारी मीटिंग रही हुई, लेकिन हर जगह सारे सरकारें, हम और आप जैसे लोग, इस देश का मीडिया, इस देश का इंटेलेक्चुअल, प्रशांत भूषण टाइप के, सबने अर्ली विक्ट्री डिक्लेयर की। इसमें से तो नहीं, इसको मानना पड़ेगा। तो ये जो अर्ली विक्ट्री जो हम सबने डिक्लेयर की, अब इसमें हुआ ये है कि इसका ब्लेम गवर्नमेंट पे जा रहा है। हाँ, मतलब मुझे आनंद नरसिम्हन का वो ट्वीट याद है, शायद आपने भी देखा होगा। वो उसमें ये बोलते हैं कि 3,11,000 में से 90,000 डेथ एक स्टेट में हुई है, जहां पे ना कि कुंभ मेला था ना कि इलेक्शन, है ना। तो पर समहाउ, और ये हमने, ऐसा नहीं कि हमने कोशिश नहीं की, हम सबने कोशिश की नैरेटिव चेंज करने की, पर ये जो सेंट्रल गवर्नमेंट पे जो ब्लेम जा रहा है, वो समहाउ मुझे ये लग रहा है, क्योंकि मोदी जी का जो इमेज है, वो जो लार्जर देन लाइफ जो इमेज बन गया है, इसके वजह से जब क्रेडिट उनको जा रहा है, तो ब्लेम भी उन्हीं पे जा रहा है। ऐसा है क्या? नहीं, जब पहला वेव एक तरीके से निपटा दिया, हाँ। अब तो हमें ऐसा ही लगता है कि पहले वेव में हम काफी अच्छे तरीके से बच गए, क्योंकि जो हालत हमने देखी मिड अप्रैल में, या यूं कहें कि सेकंड पार्ट ऑफ अप्रैल में, तो मतलब सच में महामारी वाली स्थिति थी। तो पहले वेव में चीजों को जो एक तरीके से हमने संभाल लिया और इतना त्राहिमाम नहीं हुआ, तो उसके लिए तो क्रेडिट कितनों ने, आज जो भी प्राइम मिनिस्टर को ब्लेम कर रहे हैं, उसमें से कितनों ने प्राइम मिनिस्टर को श्रेय दिया या क्रेडिट दिया। जो सपोर्टर्स हैं या जो सो कॉल्ड राइट विंगर्स हैं, वो तो देंगे ही, उनको तो आप कहेंगे कि आप भक्त हो और वो, इनमें से कितनों ने दिया। अगर आप आज ब्लेम डालना चाहते हो तो फर्स्ट वेव का सक्सेस का क्रेडिट दो आप। तो वो तो खैर अपनी जगह है, लेकिन ये बात आपकी सच है कि कोई चीज बिगड़ जाती है तो उसको, ह्यूमन नेचर है, उसको आप दो तरीके से देख सकते हैं। या तो आप बिल्कुल सोल्यूशन ओरिएंटेड हो कि अब बिगड़ गई तो बिगड़ गई, अब इसको सुधारना कैसे है, संभालना कैसे है ना। कुछ लोगों का नेचुरली उस तरीके का एटीट्यूड होता है, जिसको यूजुअली या तो आप कह लें कि एंटरप्रेन्योरियल उसको कह लें, या उससे ज्यादा यूं कहें कि जो टेक्निकल होता है या साइंस के हिसाब से जिनका दिमाग चलता है, कि वो सोल्यूशन ढूंढते हैं। और कुछ लोग होते हैं वो ब्लेम करते हैं। वो जैसे वो मूवी थी ना, वो इवैक्यूएशन वाले पे, अक्षय कुमार की, तो जिसमें वो भाई साहब थे उसमें ना, एक जिसमें वो, हाँ, जो हर हर चीज में नाक नुक्स निकालते थे कि वो, ये सही नहीं है, वो सही। तो चीजें जब आपदा आती है या कोई विपदा होती है या चैलेंज आता है, तो दो तरीके का एटीट्यूड होता है कि एक तो कि मतलब ये सारी हो गई चीजें, इसको ताक पे रखो, अब हमें सोल्यूशन ढूंढना है। और कुछ है कि अब बोलते रहो कि अरे जिंदगी बर्बाद हो गई और किसी पे ब्लेम करो। तो ये सेकंड वाली कैटेगरी में अधिकतर पॉलिटिशियंस आते हैं। और पत्रकार भी तो आते हैं, उसमें पत्रकार भी आते होंगे। हाँ हाँ, ऑब्वियसली पत्रकार तो पहले, सबसे पहले आते हैं। तो वहां आपको ब्लेम करने की, अब देखिए कि पत्रकारिता की बात हुई है, तो क्रिकेट में भी इन्होंने एक, याद होगा बहुत सालों पहले, एक शो चलाया था, मैच का मुजरिम। अच्छा, आई थिंक उस वक्त स्टार न्यूज हुआ करता था। हाँ तो हाँ उसमें हाँ, वो, है ना, वो एक प्लेयर एक को आदमी को कहते ब्लेम थे करने की कि कोशिश करते थे। हाँ, कि इसके कारण टीम हारी है। तो ये तो पत्रकारिता का वो है, तकाजा है ये। तो फिर ये तो है ही, तो मतलब उस वो मेंटालिटी तो है, और कई अधिकतर पत्रकारों में है। अगर 100% में नहीं, तो मुझे तो लगता है 99% में है वो, कि आप नाक नुक्स निकालो और ब्लेम करो। तो उस पे मोदी जी ही मिलते हैं, क्योंकि और किस पे आप, सबके हाँ, मतलब सब इससे उन्हीं पे इससे करेंगे। अच्छा टारगेट क्या हाँ मिलेगा? हाँ। हाँ, अब सारे चीफ मिनिस्टर ने भी वो ढूंढ लिया, एक आध दो चीफ मिनिस्टर को छोड़ दें तो भैया सब के सब वही कहते हैं, केजरीवाल वही कहता है, आपके ठाकरे जो हैं वो वही करते हैं। तो अब और नरेंद्र मोदी ने का वैसा है नहीं कि मतलब है ना, वो आके मतलब डायरेक्ट इस तरह की चीजों का जवाब देते नहीं। हाँ, एक आध दो बार रैलियों वगैरह में दे दें, पॉलिटिकल चीजों का पॉलिटिकल जवाब दे दें, वो अलग है। लेकिन जब वो
गवर्नेंस में रहते हैं या एडमिनिस्ट्रेशन में रहते हैं, तब ऐसी चीजों का वो जवाब यूजुअली बिल्कुल, देते हाँ नहीं है। मतलब हाँ, तो फिर आसानी हो जाती है दूसरे साइड को, हाँ तो वो ब्लेम कर रहे ब्लेम हैं। करना आसान रहता हाँ, तो वो है। है। करेक्ट। मैं मतलब एक थोड़ा सा पीछे जाएंगे और फिर उसको करंट से जोड़ने की कोशिश करेंगे। जो जो जिनको 2004 का डिफीट याद है, मतलब अब ब्लेम ये है कि जो जो मोदी सरकार की और जो करंट राइट विंगर्स हैं, जिनको भक्त कह लो या जो भी आप नाम देना चाहे आसान दे दो, उनकी नैरेटिव बनाने की बहुत भयंकर आदत उनको पड़ चुकी है और उसमें वो बड़े माहिर भी हैं। तो ये आरोप है और मैं इसको इसलिए एक्सप्लेन कर रहा हूं कि 2004 में जब बीजेपी हारी थी, 6 साल अच्छा काम करने के बाद अटल बिहारी की सरकार हार गई थी, तो वो ये मतलब माना ये जाता है क्योंकि वो नैरेटिव बनाने में चूक गई थी। तो क्या उस सरकार के, अगर आप उस 6 साल से ये 7 साल को कंपेयर करें या ये सरकार को कंपेयर करें, तो डिलीवरी में वो सरकार अच्छी थी या ये अच्छी है, या वो नैरेटिव बनाने में कम थे या हम अच्छे हैं, मतलब कैसा आप उसको कैसे एक दूसरे से कैसे कंपेयर करेंगे? नहीं, मुझे लगता है कि 2004 का जो हार थी, उसको बड़े सस्ते में हमने, मतलब इस देश का जो मीडिया और इंटेलिजेंसिया है, वो इतने खुश हो गए थे कि चलो बीजेपी हारी, कि एक दो चीजें उन्होंने वो कर दिया, ब्लेम कर दिया कि वो जो आपका फील गुड वाला स्लोगन था वो लोगों को इंडिया ठीक नहीं शाइनिंग। लगा। हाँ, हाँ, इंडिया शाइनिंग, और आई थिंक आडवाणी जी ने कहा था कि एक फील गुड का माहौल है, हाँ, तो ओके। एक एग्जैक्ट वर्ड है ना, वो इस तरह का यूज किया था। तो वो एक दो इस तरह की चीजों को उन्होंने पकड़ के सस्ते में सतही एनालिसिस करके और फिर वो पार्टी में मशगूल हो गए कि चलो बीजेपी हारी। बोले और ये तो गए। हाँ, उस हिसाब से अगर आप 2014 को देखें, जबकि एक तरीके से माना जा रहा था कि यूपीए वापस नहीं आने वाली, आएगी भी तो बहुत कमजोर हालत में आएगी और थर्ड फ्रंट से क्या सपोर्ट में सपोर्ट आएगी, हाँ। लेके ही कुछ हो पाएगा। हाँ, तो लेकिन बीजेपी इतने बड़े से जीत गई 2014 में। तो आप देखें कि 2014 पे कितने सारे किताबें लिखी जा चुकी हैं, कितने सारे एनालिसिस हो गए हैं। उतनी किताबें और उतनी एनालिसिस एक्चुअली 2004 पे होनी चाहिए थी। तो अच्छा। मुझे जहां तक मतलब है ना, तो मुझे वही लगता है कि शायद अभी भी वो हमें एग्जैक्ट पता नहीं चला है कि 2004 की ओके। वजह हाँ, कि अलग अलग थियोरीज हैं और सब अपनी जगह पे लगती हैं। नैरेटिव वाला मैं नहीं समझता कि इतना सही है, क्योंकि नैरेटिव था तो, अगर नैरेटिव नहीं रहता, अगर आपने वो नैरेटिव क्या होता है, आप माहौल बना देते हैं माहौल कि बनाते हैं, हाँ। दूसरी तरफ है ना, वही कहते हैं ना कि माहौल ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है डेटा से ज्यादा। ये तो ऑन रिकॉर्ड ये लोग कह चुके हैं। तो नैरेटिव से माहौल बनता है, तो माहौल तो एक तरीके से बना ही दिया था बीजेपी ने। सारे ओपिनियन पोल्स में, सारे एग्जिट पोल्स में आप ही जीत रहे थे। तो नैरेटिव से यही तो होता है कि माहौल बन जाता है। तो मुझे नहीं लगता कि 2004 में नैरेटिव की कोई कमी रही होगी। अच्छा, ओके। हाँ, तो वो अपनी जगह है। और अभी जो है, अभी तो हम कम्युनिकेशन वाइज इतने कॉम्प्लेक्स दुनिया में रह रहे हैं, रोज नए नए नैरेटिव के टूल आ रहे हैं। अभी जब हम बात कर रहे हैं, तो अभी बस 1-2 महीने हुए हैं जबकि ट्विटर और ट्विटर पे स्पेसेज और क्लब हाउस वाला नया ऐप आया है। तो अब इन सब से किस तरीके से क्या फर्क पड़ने वाला है, राम जाने। तो अभी तो हम ऐसे में रह रहे हैं जहाँ बहुत चीजें काफी तेजी से बदल रहे हैं, कॉम्प्लेक्स है। अच्छा। और नैरेटिव पे एक तरीके से उनका जो होल्ड था पुराना मेन स्ट्रीम मीडिया वाला, वो एक हम्म। तरीके से नए प्लेटफॉर्म्स पे इनका वापस आ गया है वापस आ कि गया है। फेसबुक और ट्विटर पे जो ये चाहते हैं वही पॉलिसी बन जाती है। तो वो सारे चैलेंजेस हैं। उसके बावजूद बिल्कुल जो आपका ओरिजिनल सवाल था, कि उसके बावजूद भी बहुत कुछ जो इस तरफ के लोग हैं वो कर सकते हैं। उसकी गुंजाइश तो हमेशा रहती है। पर मुझे वही लगता है कि शायद 2004 से कंपेयर उस हिसाब उस वहां से अगर हम कंपेयर करें, तो मैं तो कहूंगा एक्चुअली हम पहले से काफी बेहतर पोजीशन में हैं। हाँ।
मतलब मैसेजिंग में हम अच्छे हो गए। हाँ बिल्कुल, हमने सबक लिया है, सीखा है, अभी भी बहुत आगे। 100 में हो सकता है कोई 40 ही दे नंबर, लेकिन फिर भी पहले से बेहतर है। पहले अच्छा, यानी 2004 जब आप कह रहे हैं 2004 वहां से, से। हाँ करेक्ट। हाँ, आप डिलीवरी को कैसा देखते हैं, इस गवर्नमेंट की डिलीवरी वर्सेस 2000, मतलब अटल बिहारी के गवर्नमेंट की डिलीवरी ऑन जो सॉरी। अपना जो कोर जो वोटिंग कॉन्स्टिट्यूंसी थी, उनको उनको डिलीवरी के आप कैसा देखते हैं? देखिए, एक तो कोर में हम कैसे डिफाइन करते हैं वो भी एक वो हो जाता है। बीजेपी को मुझे लगता है बीजेपी या एनडीए को, या शायद बीजेपी को ही, आई थिंक 39% वोट पड़े थे, राइट, 2019 में। पहली बार 2014 में 30+6 था कुछ, और इस बार हाँ में 33+6 या 7 ऐसा कुछ बोलो आप। हाँ, आई थिंक हाँ 39 नहीं, एनडीए 36% को था। पड़ा है। हाँ तो 2019 में बीजेपी को 36 का वोट था, सॉरी। हाँ, तो इतना जब ये और एक ये बड़ा परसेंटेज है। हाँ बहुत बड़ा और था। जो हमारा समाज है, अगर आप ये मान के चलें कि इसमें इनमें से अधिकतर जो हिंदूज थे उन्होंने ही वोट दिए थे, तो हिंदूज में तो इस देश में कुछ, मुझे लगता है जिनको आप, जो अपने आप को हिंदू आइडेंटिफाई करते होंगे, 2019 में उनकी तादाद, मुझे नहीं लगता देश में 70, 75, 75 भी आगे बोल रहा हूँ, लेकिन चलो आप, है ना, लोग कहते हैं 80% हिंदू, 80% तो नहीं, 80 ऑफिशियली तो भी नहीं नहीं है। है। हाँ, 2011 के ही में आपको 78, 79 के करेक्ट, आसपास करेक्ट। ऑफिशियली थे आप। और उसमें वो भी इन्फ्लेटेड है। अब वहां से 10 साल हो चुके हैं। 2021 में हमारा नया सेंसस होना चाहिए था, जो कि कोविड के कारण मुझे नहीं लगता हो पाएगा। तो और उसके बाद कई लोगों को हिंदूज गिन लिया जाता है, या वो अपने आप को ऐसे हाँ दिखा बोल देते हैं, देते पर हैं, होते हाँ। नहीं है। हाँ, तो ले दे के आप 70% मानिए कि देश का, तो लगभग आधे से ज्यादा हिंदू एक तरीके से बीजेपी को वोट कर रहे हैं, उस हिसाब से देखें, राइट। तो क्या, तो ऐसा मानना बिल्कुल गलत होगा कि आधे से ज्यादा हिंदू एक तरीके से ही सोचते हैं, है ना, इवन दो वो बीजेपी को वोट कर रहे हैं। तो एक तो वो हमेशा सवाल आता है कि कोर में कौन है एक्चुअली, है ना। ये चलो, अब नंबर के हिसाब से नहीं तो आइडियोलॉजिकली तो चलो ये मान के चल सकते हैं कि कोर में वही हैं जिनके लिए जो हिंदुत्व का मुद्दा है, जो सिविलाइजेशनल मुद्दे जो हैं, कि करेक्ट। हमारी पुरानी सभ्यता वगैरह उसको, उसके गौरव को हम वापस लाएं और इस तरह की चीजें, तो वो कोर में है। क्योंकि वो कुछ भी हो जाए, गाली गलौज कुछ भी कर लें, गुस्सा कुछ भी निकाल लें, वोट देंगे बीजेपी को ही, ऐसा एक तरीके से सोच है। तो इसलिए उनको आप कोर में मान सकते हो। और आई थिंक वो गलत भी नहीं होगा। तो उस पे जो डिलीवरी की बात है, मैं मानूंगा, इवन दो मैं किसी से छुपा नहीं है कि हाँ मैं मोदी समर्थक हूँ, और 2024 में भी मैं आंख मूंद के मोदी जी को ही वोट दूंगा। लेकिन मैं मानूंगा कि हाँ और भी चीजें हो सकती हैं, लेकिन किया गया, ऐसा भी नहीं है कि कुछ नहीं हुआ हो, ऐसा भी नहीं है। स्टेप बाय स्टेप चीजें ली गई हैं, जो एक तरीके से जो सिंबलिज्म है मोदी गवर्नमेंट का, जो मैंने अपनी किताब में भी लिखा है, कि वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्योंकि आप तकरीबन 100-150 साल के नैरेटिव से जूझ रहे हो, जहाँ की आपके हर एक सिंबल को इतने चतुराई के साथ और इतने कंसर्टेड एफर्ट के साथ मलाइन करने का कोशिश किया गया है, कि आज तो हालत ये हो गई है कि यूएस में दिवाली अगर व्हाइट हाउस में मनाई जाए, या होली मनाने की बात हो, तो लोग खड़े हो जाते हैं और पिटीशन डालते हैं कि दिवाली और होली ये सब जो है वो ब्राह्मणिकल चीजें हैं, कि जो कास्ट को बढ़ावा देती हैं, ये एक तरीके से रेसिस्ट है, इसको आप नहीं कीजिए। इस लेवल पे आप नैरेटिव खेल, और इस तरह की सारी चीजें 1940-50 में ही इस तरह के काम हो गए थे, जहाँ की आप होली और दिवाली को भी गाली दे दें। अब वो चीजें यूएस वगैरह में भी बोली जा रही हैं खुलेआम, ये बात है। तो मैं जो चीज कहना चाह रहा हूँ कि आपके सिंबल्स को, आपके एग्जिस्टेंस को, आपकी आइडेंटिटी को पूरी तरीके से खत्म करना और उसको मिटा देने का दशकों से, या यूं कहें कि 200 साल से काम चल रहा है। उसको अचानक एक झटके में कोई उलट दे, वो पॉसिबल है नहीं। ठीक तो है। बहुत कुछ लोग इस चीज को अप्रिशिएट नहीं कर पाते,
क्योंकि हम चाहते हैं और बहुत जरूरी है कि हम एक तरीके से हम जल्दबाजी करें भी, क्योंकि ऐसा ना हो कि वेट ही करते रह जाएं और टाइम खत्म हो जाए। लेकिन जो कुछ हो रहा है, जो सिंबलिज्म एक तरीके से क्योंकि आप दूसरी तरफ देखिए ना, अगर मान लीजिए कि आइडियोलॉजिकल लेवल पे कुछ नहीं होता, मान लीजिए कि ऐसा कुछ नहीं होता, तो ये दूसरे तरफ के जो लोग हैं जो कि आपके हर चीज से इतना जलते हैं, उनके तन बदन में इतनी आग क्यों लगती कि देश हिंदू राष्ट्र बन रहा है और अगर मान लीजिए आइडियोलॉजिकल लेवल पे कुछ होता ही नहीं, वैसा का वैसा ही रहता, तो इनके तन बदन में क्यों आग लग रही है? बराबर है। इनको तो जब तक मोदी है तब तक और ऊपर से डॉलर्स में पैसे आ रहे हैं, तो तो इनको खुश होना है ना? चाहिए। हाँ। इनको तो खुश होना चाहिए, इनको तो कुछ और चीजें बोलना चाहिए। चलो आप ह्यूमन राइट्स और इन सब चीजों पे बोल बोल के पैसे बनाओ तो समझ में आता है, लेकिन ये भी चिल्लाते रहते हैं कि हिंदू राष्ट्र बन रहा है, क्योंकि क्यों? क्योंकि यहाँ का प्रधानमंत्री सीधा कह रहा है कि मंदिर बनेगा, पूजा होगी वहां। तो इस तरह की भी चीजें हैं जो कि इसको आप सिर्फ सिंबलिज्म बता के रिजेक्ट नहीं कर सकते, इससे बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। तो लेकिन मैं बहुत बड़ा लीवे भी नहीं दूंगा, बहुत सारी चीजें हैं, अभी भी टाइम है और उसको करना जरूरी है कि जैसे टेम्पल्स को फ्री करने वाली बात होती है, या एजुकेशन में जो रिफॉर्म्स आने चाहिए हमारे, इस तरह के रिफॉर्म्स नहीं जो ये लोग मांग करते हैं, जो सिविलाइजेशनल एस्पेक्ट से जो रिफॉर्म होने चाहिए वो होनी चाहिए। वो उस पे तो मैं मानूंगा कि मतलब इट हैज नॉट बीन सेटिस्फैक्टरी, टू बी वेरी ऑनेस्ट। हाँ, और लेकिन डिलीवरी जो वही आपकी गवर्नेंस वाली पे आती है, तब फिर वहाँ अच्छा काम हो रहा है, तभी तो इनको वापस वोट मिले हैं। बराबर है। तो आखिरी आखिरी सवाल, मतलब उसमें से और कोई सवाल नहीं निकलेगा तो आखिरी रहेगा ये। तो वो ये कि हेल्थ हमारा बहुत बड़ा टॉपिक, बहुत बड़ी हमारी कंसर्न थी, हम सब जानते थे। और अब हेल्थ कितनी, और पर वो कितनी बड़ी है ये कोरोना ने हमको दिखा दिया, है ना। हम मालूम तो हम सबको था, पर वो जितना हम जानते थे उससे भी बड़ा उसमें काम होना जरूरी है, कोरोना ने हमको दिखा दिया। अब तो जो हो गया वो हो गया। तो क्या ये जो हुआ है, इसमें एक दो छोटे छोटे सवाल है। एक, क्या कोरोना की दूसरी लहर से बंगाल पे फर्क पड़ा, ऐसा आपको लगा? क्या फिर इससे यूपी पे फर्क पड़ेगा, या और 2024 में भी इसमें फर्क पड़ेगा क्या? नहीं, बंगाल पे तो मुझे नहीं लगता कोई फर्क पड़ा है। बंगाल पे नहीं पड़ा। हाँ, लास्ट में क्योंकि काफी तेजी से जब ग्राफ उठ रहा था कोरोना का, तो उसमें कई सारे, क्योंकि जो शहरी क्षेत्रों में लोगों ने जो वोट नहीं किया होगा, और उनमें से कई सारे अपर क्लास हिंदूज जो जिनको जुम करते हैं कि वो बीजेपी को जाके वोट देते, तो शायद सोशल डिस्टेंसिंग और इन सब चक्कर में लास्ट के जो 2 फेज थे उसमें उन्होंने वोट नहीं किया, तो हो सकता है बीजेपी को थोड़ा नुकसान हुआ होगा, लेकिन फिर भी वो बड़ा फैक्टर नहीं था, क्योंकि इतनी बड़ी जीत हासिल की है तृणमूल ने, जिसमें अच्छा खासा मतलब यानी कि अच्छा खासा हिंदू वोट तृणमूल को गया है, और मुस्लिम वोट तो साफ है कि उन्हीं को गया है सारा का सारा, तो ऑलमोस्ट 30% है वो तो उनको मिला ही, और हिंदू वोट भी अच्छे खासे मिले हैं। बराबर है। तो वो तो स्ट्रेटजी का फेलियर है, जहां हम ये जानते हुए भी कि मुसलमान वोट जो है वो तो सारा का सारा उधर जाएगा ही, शायद सही स्ट्रेटजी नहीं बन पाया। तो बंगाल में कोरोना का तो मैं नहीं मानता कि कोई इम्पैक्ट उस हिसाब से रिजल्ट्स पे हुआ है, वो ऐसे भी वही होता, 19-20 का कुछ फर्क आता, लेकिन जो फाइनल रिजल्ट आया है उसमें 19-20 से तो कुछ होना था नहीं, वो तृणमूल ही आगे जाते। अगर 5-10 सीटें या 10-20 सीटें की बात होती तो चलो कोरोना पे हम कह भी सकते थे, तो यहाँ तो बहुत बड़ा फासला था। तो लेकिन यूपी में डेफिनेटली फर्क पड़ सकता है, और इसलिए ये काफी बड़ा चैलेंज है योगी जी के लिए। और मुझे लगता है योगी सरकार और खुद योगी जो है उनको पर्सनली इस चीज का अंदाजा है एहसास है। हाँ। कि हाँ, कि इसकी वजह से असर पड़ सकता है, और तभी
सबसे ज्यादा जो चीफ मिनिस्टर आम लोगों के बीच में और बिल्कुल मोबाइल दिख रहा है कि हाँ जाकर चीजों को पता करे, वो योगी ही है। योगी जी ही हैं। तो हाँ, तो एक तरीके से उसकी एक वजह ये भी है कि उनको ये अंदाजा है कि इसको ये एक चैलेंज बन सकता है। तो अभी टाइम है, लेकिन कुछ फर्क तो पड़ेगा ही। मुझे लगता है जो कुछ भी बीजेपी जीतेगी या हारेगी वो तो हम जानेंगे, लेकिन जीत हो या हार हो, बीजेपी का जितना भी टैली रहेगा उससे कुछ तो ज्यादा रहता अगर कोरोना नहीं रहता। कुछ क्या ठीक ठाक रहता, और हम देखेंगे कि कितना फर्क पड़ता है। तो यूपी पे तो डेफिनेटली पड़ेगा। डेफिनेटली पड़ेगा। तो जो मेरा आखिरी उसका पार्ट था कि 2024 में फर्क पड़ेगा क्या, बट उसके पहले मैं एक, मुझे जो जो चीज सबसे ज्यादा सताती है हमारे मतलब अपने लोगों के बारे में, ये है कि अखिलेश यादव ने जब खुद बोला कि मैं वैक्सीन नहीं लूंगा, बीजेपी की वैक्सीन ना लगाओ, और वो उसको कोई मिनिस्टर बोल रहा है कि इम्पोर्टेंट हो जाएंगे आप, मर जाए, मतलब मौत हो सकती है, इसके बाद में हम इनको, जनता इनको पनिश क्यों नहीं करेगी, मतलब या करेगी या नहीं करेगी मुझे नहीं मालूम, बट ये क्यों नहीं होता है हमारे यहाँ? ये बड़ी चीज सताती है। मतलब नहीं तो मतलब मैं कोई बहुत एलिटिस्ट साउंड नहीं करना चाहता, लेकिन जो जो जनता भी तो कभी कई बार काम वैसे ही कर देती है ना। अभी आप देखें, यूपी में ही 2 जगहों पे, मतलब एक जगह तो या यूपी में था या एमपी में, कि वैक्सीन देने गए तो उनको अटैक ही कर दिया कि हमें नहीं लगवानी वैक्सीन। बाराबंकी में कहीं गए थे तो वहां नदी में कूद गए लोग कि हम नहीं लगवाएंगे। ये जो वैक्सीन नदी में देने गए कूद थे गए थे। उनको, हाँ उनको तैरना वगैरह तो आता नहीं। तो ऐसे भी हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली लोग हैं, और उनको बरगलाने वाले ये नेता ही हैं। तो हम हमारी नजरों में ये हो सकते हैं कि ये कि इतना कुछ बकवास करने के बाद में इनको वोट कैसे मिल जाएगा, लेकिन दे देते हैं लोग क्योंकि जो वैक्सीन को देख के नदी में कूद जाए वो कहाँ, वो तो वो वोट देंगे ही किसको पक्का। देंगे। तो ये है कोरोना। मुझे 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 मैंने डॉक्टर अमित छड़ानी का इंटरव्यू किया था, तो तब उन्होंने पहली बार बताया था कि कोरोना को रजिस्टर से मैं शॉक हो गया था, मतलब, पर वो शायद वो ही वाज वेरी राइट। एनीवे, तो राहुल जी, लास्ट उस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट, कि 2024 पे इसको आपको असर पड़ता हुआ दिखता है क्या कोरोना का? नहीं, 2024 तक तो अनलेस थर्ड वेव या कुछ वैसा आएगा तब तक तो मुझे नहीं लगता। हाँ, के आफ्टर इफेक्ट्स के कारण डायरेक्ट कोरोना का असर नहीं होगा, लेकिन अगर कोरोना के कारण जो जैसे मैंने कहा कि बहुत सारी चीजों पर ब्रेक लगा है, जिसमें इकोनॉमिक एक्टिविटी पे तो बहुत बड़ा ब्रेक लगा है, तो उसके वजह से अगर कोई चीजें आउट ऑफ हैंड चली गई तो उसका असर पड़ सकता है, जिसको वापस हम कोरोना तक खींच के ला सकते हैं। पर सीधा ये जो पिछले महीने में जितनी मौतें भी हुई हैं अनफॉर्चुनेटली, वो सबको अकाउंट करते हुए भी डायरेक्ट उससे 2024 तक में डायरेक्ट तो कोई असर नहीं पड़ेगा मुझे लगता है, क्योंकि अब चीजें हाँ संभल भी रही हैं, तब तक काफी चीजें बदल जाएंगी। तो मैं वही कह रहा हूँ कि हम कोरोना के इफेक्ट के कारण इफेक्ट ना पड़े, वो उसके लिए गवर्नमेंट को काम करने की जरूरत है। डायरेक्ट कोरोना का असर तो वहां तक नहीं जाएगा अनलेस हमने थर्ड वेव कुछ ऐसा आ जाए कि और भी विकराल हो और हम उसके लिए तैयार ना हो। मुझे लगता है वैक्सीनेशन से फर्क पड़ना चाहिए, देखते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो सवाल यहीं पे खत्म होते हैं राहुल जी। आप मतलब इंडी विचार को आपके इतना बिजी होने के बाद समय देने के लिए सचमुच धन्यवाद, और हम फिर मिलने की कोशिश करेंगे, और ऐसा ही कुछ नया कुछ विषय मिलता है कि जिसमें सचमुच आपसे लोग जानना चाहते हैं, मतलब मैं कि आपका विचार लोग जानना चाहते हैं, तो मैं पक्का आपको फिर पिंग करूंगा और फिर हम जुड़ेंगे। वैसे आपको ऑल द बेस्ट, और हॉप इंडिया बढ़ती रहे और हमको गाइड करती रहे। धन्यवाद राहुल जी। हमारे वीडियो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमें सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।